मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दनेटा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। पिछले लेक्चर में हमने देखा किस तरह से पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट हुई। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट्स को ग्रुप्स में, पीरियड्स में, ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। आज हम बात करेंगे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, और उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मेनली एटॉमिक रेडियस की आज हम बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल था, जिसमें हमने ये कहा था कि देयर आर 18 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, और देयर वर 7 पीरियड्स। ये फर्स्ट पीरियड था, इट वाज सेकंड पीरियड, इट वाज थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड सो ऑन। अब बात करेंगे पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी क्या होता है? जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिसिटी इज द repetition of similar properties after certain regular intervals when the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers। जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में रखा जाता है तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिसिटी होती क्यों? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? अब पीरियोडिसिटी का कॉज है बिकॉज एक रेगुलर इंटरवल के बाद आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट होती है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाज 1s1। अगर आप उसके नीचे सेम ग्रुप में देखें, लिथियम वाज 1s2 2s1। उसके बाद सोडियम था, आउटरमोस्ट शेल में इट वाज 3s1। तो जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट होती है ns1, इट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अभी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो रिपीट होती हैं? जो प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, दे आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो द प्रॉपर्टीज which are directly related to electronic configuration are called periodic properties, and these properties repeat after regular intervals। इनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। दे आर मेनली, जिनके हम बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वैलेंसी। ये सारी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एटॉमिक रेडियस की ही बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। जब भी हम लोग किसी रेडियस की बात करते हैं, स्फीयर के रेडियस की, तो हमारे दिमाग में सीधा आता है कि इट इज लाइक दिस स्फीयर, और ये स्फीयर के सेंटर है। सेंटर से इसकी जो वॉल है, इसकी डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। ये हमारे दिमाग में सीधा आता है कि जैसे भी एक यह सर्कल है तो इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से सर्कल की डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, उसकी डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। अब रेडियस अगर मापना है तो कैसे मापते हैं? अगर स्फीयर है तो वी यूज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की स्केल से ये हम लोग उसको मापते हैं। तो क्या हम लोग ऐसे ही एटॉमिक रेडियस भी माप सकते हैं? क्या एटॉमिक रेडियस भी ऐसे ही होता होगा? एटॉमिक रेडियस की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा आता है कि एन एटम इज लाइक अ स्फीयर। एटम एक स्फीयर की तरह है, और स्फीयर की तरह है, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन्स का है उसकी डिस्टेंस आप माप लीजिए। तो हमें ऐसा लगता है कि इट इज एटॉमिक रेडियस है क्या? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटरमोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, उसकी न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहेंगे। पर ये चीजें जितनी आसानी से हमने कह ली, इतनी आसान है नहीं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। एटॉमिक रेडियस फाइंड करना इतना आसान नहीं है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। जैसे एटम का साइज बहुत छोटा है, अब वर्नियर कैलिपर्स लेके उसका साइज नहीं माप सकते, बहुत छोटा है।
एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। हाइड्रोजन की मैं बात करूं, एक एच और दूसरा एच, दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहते हैं। जब दोनों जुड़े हैं तो उनको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दे डू नॉट हैव शार्प बाउंड्रीज। एटम की शार्प बाउंड्री नहीं है। अगर मैं इसे न्यूक्लियस कहता हूं तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, वेव मैकेनिकल मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा, देयर इज द प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए क्लाउड। शार्प बाउंड्री नहीं है। और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपको दो पॉइंट्स के बीच में देयर शुड बी शार्प बाउंड्री। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो आप माप सकते हैं। जब तक यहां ये एक है दूसरे का पता नहीं है तो आप कहां तक डिस्टेंस मापेंगे। तो सेम इज द केस विद द एटम्स। एटम्स डू नॉट हैव शार्प बाउंड्री, इट इज द मेजर प्रॉब्लम। जब शार्प बाउंड्री नहीं है तो आप रेडियस कैसे मापेंगे? बिकॉज हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो इवन आफ्टर लार्ज डिस्टेंसेस। प्रोबेबिलिटी यहां भी जाके जीरो नहीं है। इससे और आप आगे जाएंगे तो यहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होगी। तो आप कैसे मापेंगे रेडियस? देयर शुड बी सम स्पेसिफिक बाउंड्रीज, देयर शुड बी शार्प बाउंड्रीज जिनके बीच की डिस्टेंस आप माप सकें। तो देयर केम अ कंसेप्ट कि जब दो एटम आपस में जुड़े हों तो उनके न्यूक्लियस फिक्स होते हैं, फिक्स न्यूक्लियाई। तो अब दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस माप सकते हैं और फिर अगर उसको आधा कर दें तो यू विल गेट द रेडियस। तो इस तरह से डिफरेंट वेज वर फाउंड आउट, डिफरेंट वेज वर फाउंड आउट। एक तो ये था कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स, अब एटॉमिक रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर ये दो न्यूक्लियस हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस डी है तो इसका हाफ कर दिया जाए। अब इसके हिसाब से एटॉमिक रेडियस को किस तरह से मापा गया है? इट इज ऑफ थ्री काइंड्स। वन इज कोवेलेंट रेडियस, वान डर वाल्स रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। अब एक एक करके बात करते हैं। कोवेलेंट रेडियस, वान डर वाल्स रेडियस और मेटालिक रेडियस में डिफरेंस क्या है और ये है क्या? सो पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? It is half the distance between the nuclei of two similar atoms bonded by a single covalent bond. जब दो सिमिलर एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा। Therefore, कोवेलेंट रेडियस R कोवेलेंट is equal to half the internuclear distance between two bonded atoms. दो बॉन्डेड एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। ये दो सिमिलर एटम्स हैं, दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है इट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो इसको यूं कह सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। ये एक न्यूक्लियस है, दो सिमिलर एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा जब करेंगे तो इट इज कोवेलेंट रेडियस। This one, it is covalent radius. For example, जब क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 198 पिकोमीटर। तो इसका एटॉमिक रेडियस यहां से लेके यहां तक, इट इज फ्रॉम पॉइंट O to O dash, it is 198 picometer. Then its covalent radius is half, that is 99 picometers. Now come to the metallic radius. अब हमें पता है कि metals they exist in the crystalline form. और ये जो मेटल एटम्स होते हैं they're closely packed in a crystal lattice. और metal atoms they do not form covalent bonds in them. उनका एक डेफिनेट क्रिस्टल लैटिस होता है वेयर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ये आप लोग पढ़ चुके हैं सारी चीजें। तो वहां पे
रेडियस क्या होगा? इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियर टू एटम्स ऑफ ए मेटालिक क्रिस्टल। तो वहां पे जब मेटल का क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जब दो मेटल एटम्स हैं, तो आप उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा कर लीजिए, दैट इज मेटालिक रेडियस। अब ये दो मेटल एटम्स हैं जो क्रिस्टल में हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, उसका आधा कर लीजिए, दैट इज मेटालिक रेडियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 256, सो इट्स मेटालिक रेडियस इज 128। बट देन द प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम केम कि कुछ एटम्स हैं, लाइक आप हीलियम की बात कर लीजिए, नोबल गैस है। अब हीलियम कभी आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। जब ये आपस में बॉन्ड ही नहीं बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे मापे न्यूक्लियस के बीच में? देन केम द थर्ड कंसेप्ट, दैट वाज द वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस क्या था? इट इज वन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर टू आइडेंटिकल एटम्स। ये दो एटम्स के बीच के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा था। कब? जब वो दो एटम्स आइसोलेटेड हैं। जैसे हीलियम की मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें नोबल गैस के एटम्स भरे हुए हैं। ये हीलियम डिफरेंट हीलियम एटम्स आर देयर। जब ये हीलियम एटम्स आपस में मूव कर, यहां पे दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जब वो दो एटम्स बिल्कुल क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ गए, बिल्कुल क्लोजेस्ट पोजीशन पे हैं, तो अब उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा कर लीजिए। या ये दो एटम जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हैं, जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो इट इज एन ऑक्सीजन, इट इज अटैच्ड टू टू हाइड्रोजन, इट इज अनदर ऑक्सीजन, इट इज अटैच्ड टू टू अनदर हाइड्रोजन। तो इन दो ऑक्सीजन एटम के बीच की डिस्टेंस और उसका आधा कर लीजिए। या तो दो इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम्स के बीच की डिस्टेंस होगी, या दो एडजेसेंट एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके सेम एटम्स के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस। अब जैसे ये एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये एटम ए है, इट इज एटम बी, इट इज एटम ए, इट इज एटम बी। अब क्या किया हमने? एटम बी और एटम बी, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा कर दिया। इट इज वैन डर वाल्स रेडियस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है, मॉलिक्यूल 1 का एक एटम, मॉलिक्यूल 2 का दूसरा एटम, इन दोनों के बीच की। और जब हम ए बी के बीच की बात कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, जब ये दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका रेडियस और इसका रेडियस, इन दोनों एटम्स के बीच जब हम ये वाले डिस्टेंस का आधा करते हैं तो इट इज वैन डर वाल्स रेडियस। और जब आप ये दोनों आपस में बॉन्डेड हैं, इन दोनों के बीच का करते हैं, देन इट इज कोवेलेंट रेडियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें दो क्लोरीन एटम्स की, ये दो क्लोरीन है, हमने पढ़ा था कि इनके बीच का कोवेलेंट रेडियस इट वाज 99। और जब हम इनका वैन डर वाल्स रेडियस की बात करते हैं तो द डिस्टेंस इज 360 एंड वैन डर वाल्स रेडियस इज 180। इट इज 360 एंड हाफ ऑफ इट इज 180 पिकोमीटर। तो हमने बात की तीन तरह के रेडियस की। पहला था कोवेलेंट रेडियस,
जब दो एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, देन इट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। जब दो मेटालिक एटम्स एक क्रिस्टल में हैं, देन इट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। और जब दो अलग अलग आइसोलेटेड एटम्स हैं, लाइक इन केस ऑफ द नोबल गैसेस, तो उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस। अगर तीनों को हम कंपेयर करें, इट इज द कोवेलेंट रेडियस, it is the metallic radius, and it is the van der Waals radius. So here we find that van der Waals radius is larger than the metallic radius, and it is larger than the covalent radius. So covalent radius is the smallest one. Now how does the atomic radius vary in the periodic table? Periodic table में क्या trend है? Within a period अब देखें, अब ये देखें सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर्स में ये वैल्यूज दी गई हैं। लिथियम इज 152, 111, 88, 77, 74, 66, 64। एंड देन कम्स द नोबल गैस नियॉन, जिसको हमने कंसीडर नहीं किया है, बिकॉज नोबल गैसेस में वी टॉक अबाउट वैन डर वाल्स रेडियस, एंड दीज आर वैल्यूज आर कोवेलेंट रेडियस। नो, व्हाट डू वी सी? क्या देख रहे हैं हम लोग? 152 से 111 रह गया, कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। तो इट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। ये घट रहा है। अब अगला थर्ड पीरियड देख लीजिए। सोडियम इज 186 और क्लोरीन इज 99। इट डिक्रीजेस। These are the values taken from NCERT. So as we move from left to right, atomic radius decreases. Radius का plural radii है. Radii is the plural of radius. So atomic radii decrease with increase in atomic number. Here the atomic number is 3, it is 4, it is 5, it is 6, 7, 8 and 9. As the atomic number increases, the atomic radii decrease. अब ऐसा होता क्यों? क्यों घटता है? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो। जैसे लिथियम, बेरिलियम 4, यहां पे 3 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज इज +3, हियर द न्यूक्लियर चार्ज इज +4, बोरोन +5, द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा and the electrons remain in the same shell, so the force of attraction from the nucleus increases. ये इलेक्ट्रॉन है, it is the nucleus, nucleus has got positive charge, it has got negative charge. तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज घटेगा। सो एटॉमिक रेडियस decreases from left to right across a period. You see here it is larger, smaller, smaller, smaller. It decreases because the nuclear charge increases. जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये बढ़ेगा तो साइज घटेगा। सो देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ऑन द लेफ्ट इसको हम कहते हैं पहले ग्रुप को एल्कली मेटल्स। इनका सबसे बड़ा साइज होगा जब इधर को घटेगा तो। हियर आर वी द हैलोजेंस, इनका साइज सबसे छोटा होगा। मैं नोबल गैसेस को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। जब इधर से इधर को घटेगा तो सबसे बड़ा साइज होगा एल्कली मेटल्स का, एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ हैलोजेंस। इनर्ट गैसेस में देयर इज एन एक्सेप्शन, उनमें साइज एकदम से बढ़ जाता है, उनका साइज हैलोजन से बड़ा है। और ये जो सडन इंक्रीज है नोबल गैसेस में, इट इज ड्यू टू वैन डर वाल्स रेडियस। हमने देखा वैन डर वाल्स रेडियस का ज्यादा बड़ा होता है। नोबल गैसेस में वी टॉक अबाउट वैन डर वाल्स रेडियस, इसलिए उनका साइज बड़ा होता है। नोबल गैसेस का साइज सडनली इंक्रीज करता है। ये हैलोजन का साइज है और इट इज द साइज ऑफ द नोबल गैस। सडनली देयर इज एन इंक्रीज।
सेकेंड थिंग इज नोबल गैसेस का आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, तो उनमें इंटरन्यूक्लियर रिपल्शंस भी ज्यादा होंगी। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो भी द एटम विल एक्सपैंड, तो भी साइज बढ़ेगा। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, लिथियम इट इज 152, सोडियम 186, पोटाशियम 231, 244, 262. It is increasing as we move down the group. Atomic radius increases as we move down the group. बढ़ रहा है। अब हैलोजेंस की बात कर लीजिए, इट इज 64, 99, 114, 133, 140, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इट इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अब ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, मीन्स नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस घटेगी और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अगर अब लिथियम की बात करें तो लिथियम में it is the nucleus. Here we have got 2 electrons in the first shell, 1 electron in the second shell. अगर आप सोडियम की बात करें तो 2 electrons here, 8 electrons here and 1 electron in the third shell. So जैसे आप लिथियम से सोडियम की तरफ गए तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़े। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा। It increases because the number of shells increases. Then let us talk about the ionic radius. It is the distance of valency shell electrons from the center of the nucleus in an ion. आयन क्या होता है हमें पता है, कैटायन है, एनायन है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अब आयन में भी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के आयन के न्यूक्लियस से डिस्टेंस को कहेंगे। और इसका सेम ट्रेंड है जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का था। मीन्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, एज वी मूव अलोंग द पीरियड इट डिक्रीजेस। सेम वही वाला ट्रेंड है। आयनिक रेडियस दो तरह का हुआ, आयन दो तरह के, वन इज कैटायन एंड एनायन। कैटायन को समझते हैं। कैटायन क्या है? अ कैटायन इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो कैटायन बनता है। अब कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा बिकॉज उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहेगा। जैसे मैं सोडियम की बात करता हूं, ये सोडियम एटम है और ये Na पॉजिटिव आयन है। न्यूक्लियस के पास चार्ज इज +11 एंड द चार्ज हियर इज +11। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर 11 and here the electrons are 10. साइज घटेगा ऑब्वियसली, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, यहां 11 के लिए, यहां 11-10 के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। सोडियम का साइज इज 186, सोडियम आयन का 95। सी द डिक्रीज। सो कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है because effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases. अब एनायन की बात करते हैं। एनायन कैसे बनता है? When a non-metal accepts electron, ये नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इट फॉर्म्स a negatively charged ion which is called anion. एनायन का साइज लार्जर होगा, बड़ा होगा, बिकॉज एक आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो देयर विल बी इंक्रीज रिपल्शन। सेकेंड इज देयर इज लेसर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। फॉर एग्जांपल आप क्लोरीन की बात कर लीजिए, क्लोरीन में द चार्ज इज +17। अब क्लोराइड आयन की बात कर लीजिए, चार्ज इन द न्यूक्लियस इज +17।
अब यहां जो इलेक्ट्रॉन्स थे देवर 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स वर बीइंग अट्रैक्टेड बाय 17 प्रोटॉन्स। बट इन केस ऑफ क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। देयर इज द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। न्यूक्लियस में कितने रहे? प्लस 17 ही थे। यहां 17 17 को अट्रैक्ट कर रहे थे, यहां 17 18 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ। न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पहले 17 के लिए 17 था, अब 18 के लिए 17 रहेगा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटने की वजह से साइज बढ़ेगा। जैसे आप फ्लोराइड की बात करें, फ्लोराइड का साइज इज 136 एंड दैट ऑफ फ्लोरीन एटम इज 64। फ्लोरीन 64, F नेगेटिव 136, सी द इंक्रीज। अब व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर इज 13, 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इट बिकम्स 10। Mg2 पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स, Na पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इन सब में न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है। द न्यूक्लियर चार्ज इज हियर 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, न्यूक्लियर चार्ज इज डिफरेंट, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। दे आर ऑल कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज का क्या फर्क पड़ेगा? अब यहां आप देखिए 13 protons are attracting 10 electrons. Here 12 protons are attracting 10 electrons. कहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी? इट इज प्लस 13 एंड हियर आई से इट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। आप यहां बात कर लीजिए N3 नेगेटिव की, N3 नेगेटिव की आप बात। Here in nucleus there is plus 7 and the number of electrons here is 10. अब यहां ये these 10 electrons are being attracted by 13 protons and here these 10 are attracted by 7. So इस केस में force of attraction बहुत ज्यादा strong होगी because plus 13 is there, here is just only plus 7. जब यहां strong होगी तो एटम का साइज छोटा होगा। जब हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो साइज बढ़ेगा, इट इंक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो साइज बढ़ेगा। अब आप इन क्वेश्चंस को सोच सकते हैं, कैटायन का साइज छोटा क्यों होता है, एनायन का साइज बड़ा क्यों होता है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का क्या मतलब है, एटॉमिक रेडियस एक पीरियड में कैसे वेरी करता है, एक ग्रुप में कैसे वेरी करता है और क्यों वेरी करता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं और इनके साइज के बारे में क्या कहेंगे। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है। अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इन सब में कॉमन क्या चीज है आप ये बताएं। आप इनको अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। आप इन सब क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करें और फिर आपको ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।